हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्निटी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली थी 1947 में, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो मॉडर्निटी का स्टेटस क्या रहा इंडिया में। अगर हम बात करें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर की, तो यहाँ पे जो इंडिया था इसको एक लंबा समय लगा मॉडर्निटी अचीव करने में। पॉलिटिकल स्फेयर की बात करें यानी कि राजनीतिक क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यहाँ पे या तो कोई कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी या फिर पार्टीज के बीच में जो है वो कभी भी किन्हीं मुद्दों को लेकर कोई समझौता नहीं बना। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल स्फेयर की यानी कि सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक रूप से जो हमारा इंडिया था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी कभी काफ़ी लो था, और काफ़ी जो इलिटरेसी थी हमारे इंडिया में। हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था हमारा देश। उसके बाद फिर बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर की। तो यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो क्योंकि जो हमारा इंडिया था, तो अंग्रेज लोगों ने सब कुछ यहाँ से लूट लिया था, तो उसके बाद जो हमारा देश था वो क्या था कि वो पॉवर्टी में था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। दूसरा, यहाँ पे जो हमारी इकॉनमी थी तो वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। तो इन तीनों स्फेयर में जो मॉडर्निटी अचीव करने में हमें एक बहुत लंबा समय लगा। इसके बाद फिर बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्फेयर में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये किसी जो वहाँ के किसी भी देश के जो लोग हैं उनके व्यूज़ को किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में शेप करने में काफ़ी मदद करते हैं। दूसरी तरफ अगर सोशल स्फेयर की बात करें, तो यहाँ पे जो इक्वलिटी और लिबर्टी, इक्वलिटी मीन्स की समानता, और आज़ादी पे मतलब आज़ादी किस तरह की जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ को जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, इस बात की आज़ादी। तो इन दो जो कंसर्न थे, इन पे ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया। इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें, तो यहाँ पे जो आइडिया था वो क्या था कि डिप्राइवेशन और पॉवर्टी को ख़त्म करना। यहाँ पे वो जो गरीबी थी हमारे देश में, जो भी लोग जो अभाव में जी रहे थे, उन उस चीज़ को ख़त्म करके समाज में समानता लाना। तो वो समानता कैसे आ सकती थी कि जैसे यहाँ पे अब अमीर गरीब के बीच में जो अंतर होता है, तो वो जो अंतर होगा वो उसको क्या किया जाएगा, उस अंतर को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अम, अ, ये जो सब कंसर्न्स हैं, जितने भी जो मुद्दे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं या फिर जो भी आइडिया है, इन्होंने आज के जो लिटरेचर है, मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो लिटरेचर है, इसको इन मुद्दों ने डोमिनेट करके रखा है। तो जो भी राइटर्स हैं, तो उनकी राइटिंग्स में इन मुद्दों का रिफ्लेक्ट होना एक बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि उनके जो जो भी राइटर्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनमें जो ज़्यादा थीम्स रहेंगे तो वो किस कौन से रहेंगे, पॉवर्टी और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो उनकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि जो एक कन्नड़ राइटर हैं जिनका नाम है एस.एल. भैरप्पा, तो उनकी आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वो यहाँ पे अपनी आर्ग्यूमेंट में बताते हैं कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद किसका असर पड़ा। एक तो इंडिपेंडेंस का, फिर डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल एजुकेशन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। वो अपने ऐसे अबाइडिंग वैल्यू इंडियन लिटरेचर में बताते हैं कि जो एक हमारा हमारा जो लिटरेचर है उसमें एक नई चीज़ आई। तो वो क्या थी कि जैसे ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि जो एजुकेशन थी अब हर एक इंसान को मिलने लगी। देश के जो लगभग जो पॉपुलेशन थी उनको एजुकेशन मिलने लगी। सोसाइटी की जो हर एक सेक्शन है उनको एजुकेशन मिलने लगी। तो वो लोग, किसी सेक्शन के वो लोग या किसी वर्ग, पिछड़े वर्गों के वो लोग जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी उनका जो लिटरेचर है वो रिटन फॉर्म में आएगा, या फिर वो कभी उन्होंने पढ़ने का भी सपना नहीं देखा था। तो ऐसे लोग जब पढ़ने लगे तो उन्होंने लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो लिटरेचर था, इंडियन लिटरेचर था, तो ये जो लिटरेचर था ये ना सिर्फ अपने देश तक सीमित रहा, बल्कि अपने देश की बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये दूसरे देशों में भी पढ़ा जाने लगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स की जो
यहाँ पे जो भैरप्पा बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो हमेशा कास्ट लाइन के साथ ग्रो करती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा समाज है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी डेमोक्रेसी है तो वो जाति रेखा के साथ चलती है। कैसे कि जो भी हमारी जातियाँ होती हैं उनमें से कोई ना कोई पॉलिटिकल ग्रुप या जो प्रेशर ग्रुप्स निकल कर आते हैं हर एक कास्ट में। तो भैरप्पा कहते हैं कि और इसका जो असर रहता है, वो कहते हैं कि जो जो भी इन प्रेशर ग्रुप्स का जो असर दिखता है तो वो हमें अपने इन लिटरेचर में दिखाई देता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अब जो हमारा जो लिटरेचर क्या होना चाहिए था, वो जो लिटरेचर क्या होता है, वो कहते हैं कि लिटरेचर क्या होता है कि इमेजिनेशन होती है। जो एक राइटर होता है उसके इमेजिनेशन होती है, लोगों के डीपर एक्सपीरियंसेस को एक लिटरेचर में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन आप अब हमारा जो लिटरेचर है वो क्या बनकर रह गया है, वो सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों तक सीमित रह गया है। यहाँ पे सिर्फ जो सोशल और पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। हालांकि जो लिटरेचर है वो क्या होना चाहिए, वो एक इमेजिनेशन होनी चाहिए और जिसमें लोगों के डीपर एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया हो, वो लिटरेचर होता है। फिर वो यहाँ पे बोला जाता है कि जो यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल असेसमेंट, मतलब एक कोई भी एमिनेंट राइटर जहाँ पे तो हम भैरप्पा की बात कर रहे हैं, तो मतलब उनके द्वारा इस तरह की जो असेसमेंट है वो एक कंट्रोवर्शियल हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भैरप्पा है उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जब कोई भी लिटरेचर है अगर वो पॉलिटिसाइज हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन से क्या होगा कि इसके कुछ अच्छे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे। तो इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपनी बाद की जो ऐसे में बाद में जाकर वो मॉडर्निस्ट के अगेंस्ट लिखते हैं, स्पेशली उनके खिलाफ लिखते हैं जो कि किनको बढ़ावा देते हैं, जो प्रोग्रेसिव या फिर मार्क्सिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो मार्क्सिज्म में आपको पता है कि जो मार्क्सिज्म की राइटिंग्स हैं उनमें क्या है कि क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है। एक ऐसी सोसाइटी होगी यहाँ पे कि वो क्लासलेस सोसाइटी होगी, यहाँ पे कोई भी ऑनरशिप नहीं होगी किसी की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दों को, एलाइनेशन के मुद्दों को जो ये लोग लिखते, अगर जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो इस तरह के मुद्दों पे वो अपना लिटरेचर लिखते हैं। तो वो उनके अगेंस्ट बोलते हुए कहते हैं कि फिर यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल साइट करते हैं कि मान लो कि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, कोई भी टैलेंटेड आदमी है, वो क्या करता है अपने कुछ बहुत अच्छी पोइम्स को पब्लिश करता है, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल को वो पब्लिश करता है। कुछ समय के लिए जो रीडर्स होंगे उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और उसका ग्रैटिट्यूड अर्न करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो उसके कान में धीरे से कहेंगे कि यू बिलोंग टू अ सप्रेस्ड कम्युनिटी। उसको बोलेंगे तो आप तो एक ऐसे समाज से आते हो जिस समाज को हमेशा दबाया गया था। आपके जो फोर फादर्स थे, आपके जो एंसेस्टर्स थे, कहने का मतलब कि आपके जो पूर्वज लोग थे उनको बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। लगभग 5,000 सालों से वो इस अपमान का सामना कर रहे हैं और ये अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमको क्या करना है। वो जो भी आप तुम्हारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने जो भी सफरिंग्स उन्होंने सहन की, मतलब जो भी उन्होंने मुश्किलें सहन की, जो भी चीज़ें हैं, अब आपको क्या करना है, ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर आपको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में एक्सप्रेस करना है और अपनी कम्युनिटी के लिए आपको लिखना है। तो इससे क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब कि आपको जो आपके पीढ़ियों को जो भी अमानवता जैसा जो व्यवहार सहन करना पड़ा कई सालों से, तो कई हजार सालों से, तो अब आपको अपनी राइटिंग के थ्रू इस एंगर को एक्सप्रेस करना होगा उन लोगों के खिलाफ। तो यहाँ पे जो एक यंग राइटर है बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बन जाता है, कमिटेड बन जाता है। अब उसको वो फ्रोजन बन जाता है, मतलब अब उसको उसी तरह की राइटिंग लिखनी पड़ेगी जैसे कि जो लोग हैं उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि वो इतना क्रिएटिव है कि वो इन मुद्दों से हटकर कुछ और भी अच्छा लिख सकता है, तो उसको लोग जो है वो फ्रोजन कर देते हैं। वो एक उसकी इमेज जाती है कि अगर मान लो कि वो दलित राइटर है तो उसको यही बोला जाएगा कि तुम दलित हो तो तुम्हें दलित के बारे में ही ज़्यादा लिखना है, उनकी मुश्किलों के बारे में ज़्यादा लिखना है।
अगर सिमिलर वे में देखें कि कोई लड़की है, एक टैलेंटेड लड़की है या वुमेन है, तो वो जब जब लिखेगी तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वो फेमिनिस्ट राइटर होगी। वो सबसे पहले जो महिलाओं के मुद्दों के बारे में लिखेगी, क्योंकि अगर उसने समाज में जो भी फेस कर रहा है तो सबसे पहले तो वो उस उन चीज़ों के खिलाफ लिखेगी। तो कोई भी इंसान जब बहुत खराब एक्सपीरियंस करता है अपने समाज में आकर, तो वो हमेशा जो है वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। जैसे कि अगर हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, तो उन्होंने पर्सनली कितना कुछ जो है वो सहन किया, जिसकी वजह से बाद में जाकर वो संविधान के निर्माता बने। तो मतलब इंसान जो लाइफ में सहन करता है तो वो लिखता है। तो यहाँ पे जो महिलाएं होंगी, तो जब वो जो भी सहन करती हैं लाइफ में, सबसे पहले तो वो लिखेंगी, लेकिन उनको भी यहाँ पे लाके फ्रोजन कर दिया जाता है कि अब आप फेमिनिस्ट राइटर हो, आपको ऐसे ही रहना है, आप कोई जो है वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। हटकर फेमिनिस्ट मुद्दों से हटकर, मतलब जो भी वुमेन के मुद्दे होते हैं उनको हटकर वो कुछ और भी लिख सकती है, लेकिन उसको यहाँ पे उसको फ्रोजन कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भैरप्पा है, तो अगेन वो कहते हैं कि एक जो क्रिएटिव राइटर है, तो उसका जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उसको मतलब सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों से हटकर उसको क्या करना चाहिए। कुछ, क्योंकि एक जो लिटरेचर है, तो लिटरेचर क्या डिमांड करता है, लिटरेचर ये डिमांड करता है कि आपको कुछ मॉरल जो लेसन देना है अपने ऑडियंस को या अपने रीडर्स को। हालांकि वो इस बात पे भी एग्री करते हैं कि जो हमारा लिटरेचर है उसका जो मेन मुद्दा या मेन जो पर्पस है, वो लिटरेचर का सिर्फ कोई नैतिक उपदेश देना नहीं है, बल्कि उसके और भी बहुत सारे जो पर्पस हैं। लेकिन एक जो पर्पस होता है उसकी क्या है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करना है, अपनी जनता को क्या देना है, एक मोरल लेसन देना है, जो कि हमें एक मॉडर्न जो लिटरेचर में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो एनालिसिस था, या फिर हम कह सकते हैं ये जो आर्गुमेंट थी लिटरेचर के बारे में, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो लिटरेचर में जो भी मॉडर्निटी थी उसके बारे में था। तो ये बहिरप्पा के कुछ व्यूज़ थे, आर्गुमेंट्स थे, जिनको हमने पढ़ा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।